Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 15, The Summit Within, Part 2. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 और आज के सबक में हम बात करेंगे द समिट विद इन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक इंसान है जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, तो उन्होंने वहाँ जा कर के कुछ फील किया, कुछ उनको तजर्बा हुआ, तो उन्होंने ये बयान किया कि असल कामयाबी जो है पहाड़ पर यानी एवरेस्ट पहाड़ पर या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना, ये असल कामयाबी नहीं है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने आप पर काबू पा ले, अपने नफ्स को काबू में रखे, अपने ख़यालात को काबू में रखे, ये बड़ी कामयाबी है। तो उसी तफसील को ये बयान कर रहे हैं जिसमें से पहले हिस्से को हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे हिस्से को और हम शुरू करेंगे अपना आज का यह सबक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा ये दूसरा हिस्सा है और यहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे गाइस। तो इस दूसरे हिस्से में वो कहते हैं, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीथ, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इसमें कह रहे हैं कि लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, यानी पीछे देखते हुए, लेकिन इसका तर्जुमा करेंगे पीछे देखकर। आई फाइंड, मैं पाता हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा पीछे देखकर मैं पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर माना क्या है, यानी मुझे लगता है। फाइंड का मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं मुझे लगता है, या मुझे पता चलता है, या मुझे मालूम होता है। तो लुकिंग बैक आई फाइंड कि जब पीछे मुड़कर मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है या मुझे लगता है डैट कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड। ये आपका जो जुमला है पास्ट परफेक्ट का है, आई हैव नॉट फुली एक्सप्लेन्ड कि मैंने मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं बयान किया है। आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड, मैंने बयान नहीं किया, मैंने वजाहत नहीं की है येट, अभी तक फुली मुकम्मल तौर पर। किस चीज़ की वजाहत? ये अलग जुमला है। वाई आई क्लाइम एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। ठीक है, यानी जो कुछ बातें उन्होंने बताई है, जब उनके बारे में गौर करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने बताया उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे ये पता चले कि वाज़े तौर पर मैंने सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, कि मैं क्यों चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर। यह आपका अलग जुमला है, ये असल में होना चाहिए था वाई डिड आई क्लाइम एवरेस्ट, राइट। लेकिन चूंकि इससे पहले एक जुमला आ चुका है और इसका स्ट्रक्चर आपको हमने पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन वाला जुमला या एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वाला जुमला आ जाता है, तो उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये हट गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये जुमला क्वेश्चन से भी हट गया है। ओके, तो मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था इसको मैं नहीं बता सका, मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत मैंने नहीं की। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, इट इज़ ये है यानी इसके बारे में बात करना या इसके बारे में बताना, लाइक तरह,
लाइक के माने होते पसंद करना भी होता है और इसके माने होते तरह। ओके, इट इज़ लाइक ये है तरह आंसरिंग जवाब देने का, अ क्वेश्चन सवाल का, यानी कि ये एक सवाल का जवाब देने की तरह है, एक सवाल के जवाब देने की तरह है। वो सवाल क्या है? वाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। तो इसके बारे में बात करना ऐसे ही है, जैसे आप सवाल करें कि आप सांस क्यों लेते हैं या आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, वाई डू यू वांट, आप क्यों चाहते हैं, टू डू करना, गुड एक्ट्स अच्छे काम, आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। इस तरह के सवालात के तरह ये भी है, इसके बारे में बात करना। कह रहे हैं कि देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, देयर इज़ नो, कोई नहीं है क्या, फाइनल आंसर यानी हतमी जवाब, पॉसिबल मुमकिन, यानी इसका मुमकिना तौर पर, मुकम्मल तौर पर हतमी कोई जवाब नहीं दे सकता है कि इंसान सांस क्यों लेता है, इंसान अच्छे काम क्यों करता है। इनका कोई हतमी यानी आखिरी जवाब वही हो, मुख्तलिफ इसके जवाबात होते हैं। ठीक है, अगर आप पूछें आप सांस क्यों लेते हैं तो अलग बताएगा, किसी दूसरे से पूछें तो अलग बताएगा, यानी कोई एक ख़ास जवाब नहीं है इसका। तो इसके बारे में बात करना इसकी तरह ही है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस पूरे हिस्से को लेते हैं और इसमें ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एंड देन, और फिर देयर इज़ द फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नहीं है महज या सिर्फ एक जिस्मानी चढ़ाई। यानी कि जब हम एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, तो ये ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी लगता है, सही है कि जिस्मानी है, लेकिन सिर्फ ये जिस्मानी नहीं है। ओके, तो आगे बात करते हुए कह रहे हैं एंड देन, और फिर ये कि देयर इज़ द फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब, कि माउंट एवरेस्ट पर या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी चढ़ाई नहीं है, यानी इंसानी जिस्मानी तौर पर सिर्फ नहीं चढ़ता है। कह रहे हैं कि द मैन, कि वो आदमी, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, जो हो चुका होता है या जो पहुंच जाता है माउंटेन टॉप यानी पहाड़ की चोटी पर। तो हैज़ बीन का मतलब होता है कहीं पहुंचना, कहीं से होकर आना या कहीं जा चुका होना। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई हो चुका हूँ, यानी मुंबई जा चुका हूँ। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि द मैन, वो आदमी, हु हैज़, यहाँ पर हु का इस्तेमाल आपने ऐसा, ओके, इसको आपने ऐसा इसमें मौसूल इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर कह रहे हैं द मैन, वो आदमी, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन, तो आप जो पहाड़ की चोटी पर जा चुका हो, बिकम्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अभी आपका वर्ब है बिकम्स, वो हो जाता है क्या, कॉन्शियस, तजस्सिस, जानने का ख्वाहा, किस चीज़ में, इन अ स्पेशल मैनर, ख़ास तरीके से। इनका मतलब होता है असल में स्पेशल मैनर, एक ख़ास तरीके से। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा एक ख़ास तरीके में हो जाता है, लेकिन ख़ास तरीके से हो जाता है, उर्दू में हम तर्जुमा करेंगे। ओके, किस चीज़ का वो मुतजस्सिस हो जाता है, ये आगे की चीज़ है। ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन का। तो कॉन्शियस का ताल्लुक इससे ऑफ से, बाकी ये एक दूसरी बात जोड़ दी गई एडवर्ब के तौर पर, इन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया है कि इजाफा कर रहा है कि एक ख़ास तौर पर, एक ख़ास तरीके से मुतजस्सिस हो जाता है, जानने का ख्वाहा हो जाता है। किस चीज़ का जानने का ख्वाहा हो जाता है? ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन के बारे में। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़ी कायनात के अंदर। ठीक है, इस बड़ी कायनात के अंदर वो कितना छोटा है, इसका जो है उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है, उसको जानने की ख्वाहिश पैदा होती है। ओके, तो कह रहे हैं कि तो एक चीज़ ये भी है कि इसे फिजिकल नहीं है, बल्कि आगे कह रहे हैं कि द मैन, कि वो आदमी जो पहाड़ की चोटी पर हो चुका होता है, वहाँ पहुँच जाता है, वो एक ख़ास तरीके से इस कायनात के अंदर अपने छोटेपन के जानने का ख्वाहा हो जाता है, यानी उसे लगता है यार मैं कितना छोटा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें वो सोचता है। ओके, तो आगे कह रहे हैं द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कि द फिजिकल कंक्वेस्ट यानी जिस्मानी फतह, यानी इंसान जब पहाड़ पे पहुंच जाता है, उसकी चोटी पे पहुंच जाता है, तो जिस्मानी तौर पर पहुंचता है ना। ये कह रहे हैं कि द फिजिकल कंक्वेस्ट की जिस्मानी फतह ऑफ अ माउंटेन, एक पहाड़ की,
इज ओनली वन पार्ट, वो सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इज आपका पूरा आपका प्रेडिकेट है। ओके, तो फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन की पहाड़ की जिस्मानी फतेह, जिस्मानी तौर पर पहाड़ को फतेह कर लेना, उस पर चढ़ जाना, इज ओनली वन पार्ट, ये महज एक हिस्सा है किस चीज़ का, ऑफ द अचीवमेंट, कामयाबी का। यानी इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहाँ पर कामयाब नहीं होता है। आगे कह रहे हैं देयर इज मोर टू इट देन इट, बल्कि इसके अलावा की भी चीज़ें हैं। इसका तर्जुमा होगा देयर इज, वहाँ है, मोर कहीं ज़्यादा, टू इट इसके लिए, देन डेट इसके अलावा। लफ्ज़ी तर्जुमा ये हो रहा है कि वहाँ इसके अलावा उसके लिए कहीं ज़्यादा है। लेकिन क्या बात करेंगे, तर्जुमे में कहेंगे लेकिन बात इसके अलावा है, या इसके अलावा की भी चीज़ें हैं, या इसके अलावा और भी हिस्से हैं, इससे जोड़ देंगे तो इस तरह के तर्जुमे आप करेंगे। ठीक, अगर इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, आगे बता रहे हैं कि इसके अलावा की जो चीज़ें यानी फिजिकल फतेह के अलावा जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें, ये आगे बता रहे हैं। इट इज़ फॉलोड कि इसकी इत्तिबा की जाती है, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इट इज़ फॉलोड, इसको फॉलो किया जाता है बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो है तकमील के एहसास के ज़रिए, यानी इसको तकमील के एहसास के ज़रिए फॉलो किया जाता है। क्या मतलब, सो इट इज़ फॉलोड का जो तर्जुमा होता है, ठीक है पैरवी करना, इसकी पैरवी की जाती है, ठीक है, लेकिन हमेशा इसका हम यही तर्जुमा नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम इस माने में भी लेते हैं इसके बाद जो नंबर आता है वो ये है, या इसके अलावा ये चीज़ें हैं, इस तरीके हम तर्जुमा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ फॉलोड, इसके अलावा इसके बाद जो मरहला आता है वो क्या है, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तकमील का एहसास, यानी कि इसके बाद तकमील का भी एहसास होता है कि आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, ये माना है। तो इट इज़ फॉलोड का तर्जुमा करेंगे इसके बाद का मरहला जो होता है वो होता है अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तकमील का एहसास का होता है। ठीक है, तो इट इज़ फॉलोड का तर्जुमा पूरा करने से नहीं करेंगे। There is the satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding. आगे भी बात कर रहे हैं, there is the satisfaction, एक एहसास है, इत्मीनान होता है किस चीज़ का, और डीप अर्ज, एक गहरी ख्वाहिश का। और किस ख्वाहिश, अर्ज का मतलब तकाजा करना, उभारना, यानी ख्वाहिश पैदा। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू राइज अबव, जो है ऊपर उठने का, वन सराउंडिंग्स, अपने माहौल, यानी वहाँ पर जा करके इंसान ये भी सोचता है कि यार वो अपने माहौल से कितना ऊपर आ गया है, तो उसकी भी ख्वाहिश का, जो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा थी, उसका भी इत्मीनान उसे मिल जाता है कि हाँ हम आ गए यहाँ। ठीक है, सो देयर इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज, कि एक जो है गहरी ख्वाहिश का इत्मीनान भी होता है वहाँ पर, किस चीज़ का की ख्वाहिश, टू राइज अबव ओन्स सराउंडिंग, यानी अपने माहौल से ऊपर जाने का। ठीक है, ऊपर जाने की जो ख्वाहिश है वो यहाँ पर इसके बारे में भी कहते हैं। इट इज़ द इटर्नल लव, कि एक दायमी मोहब्बत है किस चीज़ के लिए, फॉर एडवेंचर इन मैन, आदमी के अंदर। और एडवेंचर का मतलब होता है जो कि मेरी खतरे में डालना, जो खतरनाक काम होता है उसको एडवेंचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुहिम के बारे में आप कर लीजिए, ये भी मुश्किल काम होता है, कोई मुश्किल को बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। So it is the eternal love of for adventure in man, कि आदमी के अंदर जिस्मानी तौर पर किसी चीज़ को फतेह कर लेना या पहाड़ पर चढ़ जाना, ये है क्या है, इटर्नल लव, एक दायमी मोहब्बत है, फॉर एडवेंचर, के लिए, आदमी के अंदर, मेरे आदमी के अंदर इसकी मोहब्बत बैठ जाती है कि हाँ इसने ये बड़ा काम किया, ये भी एहसास आता है, या ये भी एहसास होता है इंसान इसको महसूस करता है। कहें कि द एक्सपीरियंस इज नॉट मेनली फिजिकल, कि जो ये तजर्बा है ये महज जिस्मानी नहीं है, जिस्मानी तौर पर जो है ये जिस्मानी तजर्बा नहीं है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेनली फिजिकल, मेनली का मतलब महज, सिर्फ, फिजिकल का मतलब जिस्मानी। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेनली फिजिकल, कि ये जो तजर्बा है ये महज जिस्मानी नहीं है, बल्कि आगे कह रहे हैं इट इज इमोशनल, ये जज्बाती ही है, ये जिस्मानी तो है, इट इज इमोशनल, जज्बाती भी तजर्बा है ये। इट इज स्पिरिचुअल, सब लोग इसको स्पिरिचुअल करते हैं, बट स्पिरिचुअल हल्का सा स्पिरिचुअल, इट इज स्पिरिचुअल, ये रूहानी तजर्बा है। ओके, तो ये सिर्फ जो है जिस्मानी
बल्कि ज्योग्राफी पर ओके, तो यहाँ पर इस बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से ओके गाइज, आगे चलते हैं और इस पूरे हिस्से को लेते हैं। ये पूरा एक पैराग्राफ है, इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें बात करते हुए कहते हैं कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। कंसिडर का मतलब गौर करना, यानी सोचें। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। कंसिडर, आप सोचें, अ टिपिकल क्लाइंब, एक मिसाली चढ़ाई को, यानी आप किसी एक ऐसी चढ़ाई के बारे में सोचें जो मिसाली हो, जिसको लोग मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। वो चढ़ाई कहाँ पर हो? टुवर्ड्स द समिट, एक ऐसी ऊंचाई पर, एक ऐसी चोटी पर, ऑन द लास्ट हाइट्स, जो कि आखिरी बुलंदी पर हो। ओके, तो कंसिडर, सोचिए, अ टिपिकल क्लाइंब, एक जो है मिसाली चढ़ाई के बारे में। वो चढ़ाई कहाँ पर हो रही हो? टुवर्ड्स द समिट, एक ऐसी चोटी की तरफ या एक ऐसी चोटी पर, ऑन द लास्ट हाइट, जो कि आखिरी बुलंदियों पर हो, यानी बुलंदी की आखिरी जो हद है उस पर जो चोटी होती है उसके बारे में आप सोचें। ये कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद कह रहे हैं, अब उसका तजर्बा बता रहे हैं, यानी क्या होता है फिर। यू आर शेयरिंग अ रोप, सोचिए, बता रहे हैं कि यू आर शेयरिंग, आप बांट रहे होते हैं, आप शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप शेयर कर रहे हैं तर्जुमा होगा लफ्जी, लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा आप बांट रहे होते हैं। ठीक है, उर्दू में ही तर्जुमा अच्छा होगा। क्या आरोप, एक रस्सी को, विद अनदर क्लाइंबर, दूसरे चढ़ने वाले के साथ। ओके, क्लाइंबर का मतलब कोह पैमा, पहाड़ पर जो चढ़ता है वो माना है। तो दूसरा जो आदमी चढ़ाई करने वाला होता है उसके साथ आप रस्सी को बांट रहे होते हैं। यू फॉर्म इन, आप इसे सख्ती से बांधते हैं, रस्सी को बांधते हैं ना, फिक्स कर देते हैं। फॉर्म का मतलब होता है सख्ती से बांधना, सख्ती से फिक्स करना। सो यू फॉर्म इन, आप सख्ती के साथ बांधते हैं। इसके बाद कहते हैं ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वो जो है कदमों को काटता है, इन द हार्ड आइस, सख्त बर्फ में। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। ही कट सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, कट्स वर्ब, और पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। ही कट्स द स्टेप्स, वो कदमों को काटता है, इन द हार्ड आइस, सख्त, यानी सख्त बर्फ में। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि वो जो है, आप देखा होगा कि वो हाथ में लिए रहते हैं और फिर उसको बर्फ में मारते हैं ना। बर्फ वहाँ पर, चूंकि चोटी पर आप जाएंगे तो बर्फ ज़्यादा मजबूत होती, जम जाती है। तो वहाँ पर जो वो मारना होता है ना, उनके पास औजार होता है, उस औजार से मार करके वो रास्ता बनाते हैं उस पर। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं, ही कट्स द स्टेप्स, कि वो कदमों को काटता है, यानी वो रास्ता बनाता, आप कह सकते हैं। इन द हार्ड आइस, जो है सख्त बर्फ में। देन ही बिलेज, फिर जो है वो ढीला कर देता है या उसे कस देता है। ओके, या उसे बांध देता है रस्सी को, यानी ठीक है, यानी आप रस्सी बांटते हैं एक दूसरे से, वो उसे मजबूती से बांधता है और फिर वो सख्त बर्फ़ के अंदर उसको अपना इंतज़ाम करता है, रास्ता बनाता है। देन ही बीलेज, फिर वो उस रस्सी को अच्छे से बांध देता है। बीले का मतलब होता है बांधना, कसना। ओके, एंड यू इंच योर वे अप, तो इंच द वे का मतलब होता है रास्ता नापना, यानी रास्ता बनाना। अप का मतलब ऊपर। सो एंड यू इंच योर वे अप, और आप अपना रास्ता ऊपर की तरफ बना रहे होते हैं। सोचिए इस बारे में, इससे जुड़ा हुआ है। द क्लाइंब इज ग्रिम, कि चढ़ना या चढ़ाई बहुत मुश्किल है या मुश्किल है। ग्रिम का मतलब मुश्किल। ओके, डरावना, भयानक। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है, उर्दू में इसकी ताबीर होती है कि एड़ी तक की जो है ताकत लगा देना। ठीक है, यानी पूरी ताकत लगा देना, आप जिसे बोलते हैं, यानी मुकम्मल एक भी ताकत ना बची हो, जितनी आपके पास ताकत है सबको। ठीक है, तो यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आप जो है एड़ी चोटी की ताकत लगा देते हैं। एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसा कि आप हर कदम लेते हैं, यानी आप हर कदम में पूरी ताकत लगा देते हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, आप पूरी ताकत लगा देते हैं कब? एज यू टेक एवरी स्टेप, जब आप हर कदम लेते हैं, यानी हर कदम में आप पूरी ताकत लगा देते हैं। करेंगे फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प
गिवन बाय अदर्स। फेमस क्लाइंबर्स, जो मशहूर पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हैं, हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़ रखा है, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प, यानी ताउन या हेल्प के रिकॉर्ड्स को, गिवन बाय अदर्स, दूसरों के जरिए दिए गए, यानी हेल्प गिवन बाय अदर्स, ये गिवन बाय अदर्स का ताल्लुक हेल्प से है। ओके, सो उन्होंने किस चीज़ का रिकॉर्ड छोड़ रखा है, यानी दूसरों के जरिए हासिल दी गई मदद का रिकॉर्ड, यानी उन्हें भी मदद मिली है। ठीक है, तो द फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट, की जो मशहूर पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने छोड़ रखा है, रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प, की उन मदद के रिकॉर्ड को, गिवन बाय अदर्स, जो दूसरों के जरिए दी गई, यानी उनकी मदद की गई हमेशा। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने इसको भी रिकॉर्ड किया है क्या, हाउ दे नीडेड जस्ट डेट हेल्प, कि किस तरह से उन्हें इसकी मदद की ज़रूरत थी। ठीक है, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले मशहूर लोग हैं उनकी भी मदद की गई है और उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, बताया है लोगों से, या इन्होंने अपनी किताबों में बताया है कि मुझे उन्हें सिर्फ जो है किस तरह मदद की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये माना कर रहा है कि उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत थी, इन सारी चीज़ों को उन्हें रिकॉर्ड कर रखा है, इन्होंने लोगों से बताया है, किताबों में लिखा है, सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाएंगी। ओके, यानी कि एल्स, वगरना, दे माइट हैव गिवन अप, वो छोड़ देते, माइट हैव छोड़ देते। ठीक है, यानी अगर उनकी मदद नहीं की गई होती, अगर वो मदद नहीं मांगते या उनको मदद की ज़रूरत नहीं पूरी की जाती तो छोड़ देते, यानी मदद के बगैर इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ पर ये कह रहे हैं एल्स, वगरना या वरना, दे माइट हैव गिवन अप, कि शायद वो छोड़ देते। ठीक है, तो माइट में थोड़ा सा इम्कान कम पाया जाता है, इसलिए शायद बढ़ा देंगे आप, दे माइट हैव गिवन अप, शायद भी वो छोड़ देते। आगे कहना है ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, कि सांस लेना मुश्किल है, आसान जुमला है। आगे कह रहे हैं यू कर्स योरसेल्फ, कि आप खुद पर लान तान करते हैं। यू कर्स का मतलब लान तान करना, बुरा भला कहना, योरसेल्फ खुद को, ये आप खुद पर लानत मरामत करते हैं, यानी खुद पर जो है गुस्सा होते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, आप कह सकते हैं। किस लिए, फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस, इसलिए फॉर हैविंग का मतलब करना। ठीक है, इसके माने करना भी होता है। लेट योरसेल्फ यानी खुद को देना, इन इसमें, फॉर दिस इसके लिए। तो हैविंग लेट योरसेल्फ इन का मतलब खुद को लगाना। ठीक है, इसमें इसके लिए, यानी आप तो चढ़ाई कर रहे होते हैं तो जहन में ख्याल आता है कि यार मैंने ये काम क्यों किया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान काम कर रहा होता है तो कोई काम मुश्किल होता है ना, तो सोचता है यार मैं कितना अमीरा इंसान हूँ, मैंने क्यों उसमें अपने आप को डाल दिया, इतना मुश्किल काम। तो यहाँ पर वही चीज़ बयान कर रहे हैं, तो यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस, की आप जो है अपने आप को इस काम में लगाने की वजह से खुद पर लान तान करते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, ये माना है। यू वंडर, कि आप हैरत में रहते हैं, आप परेशान से रहते हैं। वंडर का मतलब हैरत में रहना, परेशान होना। ओके, क्यों, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने अंडरटेक का मतलब लेना, कब्जे में लेना, यानी आपने क्यों लिया द एसेंट चढ़ाई को। यहाँ पर आप इख्तियार करने के माने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरटेक। वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने चढ़ाई को क्यों चुना, आपने क्यों जो है सोचा कि मैं इस पर चढ़ूँ, यानी आपने ये काम क्यों किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा एहसास होता है इंसान। ओके, एक बार यहाँ पर बस ताकीद के लिए लाया गया, इससे कोई ख़ास माना यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि इसका कुछ तर्जमा किया जाए। तो यहाँ पर आप उर्दू में बदल सकते हैं कि आप हैरत में पड़ जाते हैं कि आपने आखिर क्यों इस चढ़ाई को अंजाम दिया। तो यहाँ पर इबर का तर्जमा आप आखिर से कर सकते हैं ताकीद पैदा करने के लिए। ओके, देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। देयर आर मोमेंट्स, कि वहाँ कुछ लम्हात होते हैं। यहाँ पर देर का तर्जमा नहीं करेंगे। देयर आर मोमेंट्स, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं या कुछ लम्हा ऐसा आता है, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं, ये भी आप तर्जमा कर सकते हैं। व्हेन यू फील, जब आपको लगता है, लाइक, फील लाइक मतलब मन करना, इसको मैंने पढ़ाया है, फील लाइक आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, मुझे खाने का मन कर रहा है बिरयानी खाने का। यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है। व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कि जब आपको लगता है, आपका मन करता है गोइंग बैक, वापस जाने का, यानी ऐसा लम्हा भी आता है चढ़ते वक्त पहाड़ पर कि आपका मन करता है कि आप वापस चले जाओ। यहाँ पर वही तर्जुमा है। ओके,
देयर आर मोमेंट्स, कुछ लम्हात ऐसे आते हैं व्हेन यू फील लाइक, जब आपको लगता है या आपका मन करता है कि इस चीज़ का गोइंग बैक, वापस जाने का, यानी आप छोड़ देना चाहते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ, ये जो है मुकम्मल तौर पर राहत होगी। इट वुड बी, वुड का मतलब यहाँ पर गागी का तर्जमा करेंगे, बी का मतलब होना, शेयर का मतलब महज, ओके, खालिस, रिलीफ का मतलब राहत, सुकून। तो इट वुड बी शेयर रिलीफ कि ये सरासर राहत की बात होगी। कहाँ पर? टू गो डाउन, नीचे जाना। यहाँ पर इट का जो माना है वो टू गो से, यानी टू गो डाउन वुड बी शेयर रिलीफ, ये असल में है, यानी नीचे जाने में ही सरासर राहत है, यानी नीचे जा कर के राहत पा जाऊंगा। इस तरह के ख्यालात आपके जहन में आते हैं जब आप जो है पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, ये माना है यहाँ पर। और ज़रूर नहीं पहाड़ ही पर हो, आप कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, परेशानी आती है, तो आप सोचते हैं यार ये सारी चीज़ें, ये चीज़ यहाँ पर वो बयान कर रहे हैं। ओके, सो इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में मुकम्मल राहत होगी, इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के बजाय। ओके, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्टेप आउट ऑफ दैट मूड, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तकरीबन, एट वंस अचानक। तो यहाँ पर लेकिन तकरीबन अचानक, यहाँ पर तकरीबन का तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे बट ऑलमोस्ट एट वंस, तभी अचानक। ओके, बट ऑलमोस्ट एट वंस का तर्जुमा करेंगे तभी अचानक। यू स्नेप आउट, स्नेप आउट का मतलब होता है निकलना, बाहर आना, ऑफ दैट मूड, उस मूड से। आसान सा जुमला है, तभी अचानक आप उस मूड से बाहर आ जाते हैं। ओके, देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई चीज़ होती है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। अब ये डेट का ताल्लुक ये पूरे जुमले से उस चीज़ से है, यानी जो चीज़। ओके, सो देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, दैट डज नॉट लेट यू, लेट का मतलब होता है देना, कोई काम करने देना, ठीक है, तो यहाँ पर लेट यू गिव अप, छोड़ने देना। ओके, क्या चीज़? द स्ट्रगल, कोशिश को। सो देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो आपको छोड़ने नहीं देती है किस चीज़ को? मेहनत। दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको छोड़ने नहीं देती है क्या चीज़? द स्ट्रगल, मेहनत। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। एंड यू गो ऑन, और आप जारी रखते हैं। गो ऑन का मतलब होता है कोई काम जारी रखना। ओके, यहाँ पर एंड यू गो ऑन, और आप चलते रहते हैं या आप अपना काम जारी रखते रहें, यदि अपना काम जारी रखते हैं ये माना, आप चलते रहते हैं या अपना काम मुसलसल करते रहते हैं। ओके, आगे कह रहे हैं योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, कि योर कंपेनियन, आपका जो साथी होता है, जो आपके साथ होता है, कीप्स अप, वो ऊपर आता होता है, विद यू, आपके साथ, यानी वो भी आपके साथ चल रहा होता है। ओके, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, कि आपका साथी जो है वो भी मुसलसल काम कर रहा होता है आपके साथ साथ। जस्ट अनदर 50 फीट, बस दूसरा जो है 50 यानी 50 कदम, और 100 या 100 कदम में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ी तर्जमा हो रहा है कि सिर्फ जो है 40 कदम, 50 कदम, या जो है 100 कदम हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी आपका जो साथी होता है आपको हौसला दे रहा होता है कि बस बस 40-50 फीट और बाकी है, या हो सकता है कि 100 फीट हो, उसके बाद हम पहुँच जाएँ। यहाँ पर वो सेंस दे रहा है, ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि आपको जो साथी होता है वो आपके साथ मुसलसल काम कर रहा होता है, आपके साथ लगा रहता है, वो आपको कहता है कि जो है बस 50 कदम और है, या हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा 100 कदम हो, ये माना यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, आप आगे कह रहे हैं यू आस्क योरसेल्फ, आप खुद से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, कि क्या कोई खात्मा नहीं है? इज देयर नो एंड, क्या कोई खात्मा नहीं है, यानी क्या एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्या मैं आखिरी हद तक नहीं पहुँचूँगा, यानी ये हमारा जो सफ़र चल रहा है, जो हम मुसलसल काम करते आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कह रहे हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी को देखते हैं। एट का मतलब पर होता है, लेकिन यहाँ पर उर्दू में आप अपने साथी को देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपको देखता है। आसान जुमला है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर यू का ताल्लुक दोनों से है, यानी अकेले के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए, यानी तुम लोग, तुम सबके सब, या आप सबके सब। यू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, इंस्पिरेशन का मतलब होता है जज्बा, हौसला। ओके, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, तो आप एक दूसरे से हौसला खींचते हैं, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ।
लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि आप सबको एक दूसरे से हौसला मिलता है। ये ड्रॉ इंस्पिरेशन का मतलब यू गेट इंस्पिरेशन, ओके, या एक दूसरे को एक दूसरे से आप सबको हौसला मिलता है, ओके, या हौसला आप लोग पाते हैं एक दूसरे से, ये माना है। एंड देन, और फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट। विदाउट का मतलब कि बगैर, फर्स्ट का मतलब पहले, बीइंग का मतलब होना, अवेयर का मतलब बाखबर, ऑफ का मतलब अवेयर ऑफ के साथ इस्तेमाल होता है, इट माने इसके। सो विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यानी कि इसके बारे में पहले से बाखबर होने के बगैर, यू आर एट द समिट, आप चोटी पर होते हैं। यानी आप परेशानी में होते हैं, काम करते रहते हैं और आपको पता नहीं होता है पहले से कि मैं पहुंचने वाला हूँ, तभी आप जो है पहुंच जाते हैं कहाँ पर, चोटी पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं एंड देन, और तभी विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, कि पहले से बाखबर होने के बजाय या पहले से बाखबर हुए बगैर, यू आर एट द समिट, आप चोटी पर होते हैं। यहाँ पर आर का तर्जुमा करेंगे होते हैं से, ठीक है। आप ऊंचाई पर हैं भी आप कर सकते हैं, या आप चोटी पर होते हैं। तो उस वक्त जो खुशी होती है यानी वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये पूरी जो है कहानी बता रहे हैं कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त कैसा फील होता है, और इसको आप पहाड़ तक ही महदूद ना रखें, बल्कि कोई भी मुश्किल काम आप कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है, इंसान सोचता है छोड़ दें, फिर सारी चीज़ें। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बयान किया कि ऐसा उसमें भी हुआ पहाड़ चढ़ते हुआ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ भी आपके समझ में आया होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे, और हम इस हिस्से को लेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। तो आगे ये कह रहे हैं लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, उसके बाद यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, फ्रॉम द समिट चोटी से। तो लुकिंग अराउंड, यहाँ पर अगर अराउंड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। लुकिंग अराउंड कि चारों तरफ देखते हुए, फ्रॉम द समिट चोटी पर से, अराउंड का मतलब से होगा लेकिन यहाँ पर अच्छा तर्जुमा होगा चोटी पर से। तो लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट की चोटी पर से इर्द गिर्द देख कर, यू टेल योरसेल्फ, आप खुद से कहते हैं। तो यहाँ पर तर्जुमा होगा देख कर या देखते हुए। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यानी कि चोटी के चारों तरफ देखते हुए, यू टेल योरसेल्फ, आप खुद से कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट कि इट वाज वर्थ वाइल, कि ये कार आमद था। यानी आप जो चढ़े हैं, आपकी जो मेहनत है ये काम की है, ये माना है यहाँ पर, आपकी मेहनत काम की है। सो वर्थ वाइल का मतलब कार आमद, यानी फ़ायदेमंद, यानी आपको अच्छा लगता है, आपने वक्त ज़ाय नहीं किया, आपने एनर्जी सर्व नहीं की। अजीब सी फीलिंग या अजीब सा एहसास होता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। कह रहे अदर सिल्वरी पीक्स की दूसरी जो चांदी के कलर की जो चोटियाँ होती है, अपीयर, वो जाहिर होती है थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के आर पार। यानी हर तरफ जो है बादलों के इर्द गिर्द या बादलों में या बादलों के चारों तरफ या बादलों के उधर क्या दिखाई देता है आपको? पीक्स, चोटियाँ दिखाई देती हैं सिल्वरी, यानी कि गोल्डन सिल्वर कलर की। सिल्वरी का मतलब सिल्वर कलर। और चूँकि माउंट एवरेस्ट पे आप जाएंगे तो जो कलर खुलकर सामने आता है वो मतलब सिल्वर का ही होता है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो दीगर जो है चोटियाँ जो कि चांदी के कलर की या सिल्वर कलर की हैं, वो जाहिर होती हैं। पेड़ का मतलब जाहिर होना, थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के आर पार, यानी बादलों में आप कह सकते हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप खुशकिस्मत हैं, इफ़ यू आर लकी, अगर आप खुशकिस्मत हैं, द सन में बी ऑन देम, तो सूरज जो है उन पर हो सकता है। यानी हो सकता है सूरज भी वहाँ पर हो, और उस वक्त आप देखेंगे तो अलग ही मज़ा होगा। यहाँ पर वही कह रहे हैं, कोई इसमें ऐसा पेचीदा मामला नहीं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप खुशकिस्मत हैं, द सन में बी ऑन देम, तो सूरज जो है उन पर हो सकता है। हो सकता है सूरज वहाँ से ढल रहा हो और वो जो मंजर होता है वो अजीब ही होता है, दिलकश होता है, दिलफरेब होता है, ठीक है। तो अलग ही मज़ा मिलेगा आपको, और ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है। आगे कह रहे हैं द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सन। तो द सराउंडिंग पीक्स, सराउंड का मतलब होता है घेरना। सराउंडिंग पीक्स यानी कि इर्द गिर्द की जो चोटियाँ होती हैं, यह सराउंड का मतलब सिफत है पीक्स की। सराउंडिंग पीक्स यानी कि आसपास की चोटियाँ या घेरने वाली चोटियाँ, बट आसपास की चोटियाँ
कि आगे कह रहे हैं द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सन, कि जो आसपास की चोटियां हैं लुक लाइक वो लगती हैं, लुक लाइक का मतलब की तरह दिखना, लुक का मतलब दिखना, लाइक का मतलब जो है तरह, लुक का मतलब देखना भी होता है दिखना भी होता है, किस तरह लुक लाइक दिखती हैं। अ ज्वेल्ड नेकलेस, एक जो है जेवरात का हार, ओके, ज्वेल का मतलब जेवरात से भरा हुआ, नेकलेस का मतलब गले का हार, ज्वेल नेकलेस यानी जेवरात का हार, कहाँ पर, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आप जिस चोटी पर हैं यानी आपकी चोटी की गर्दन के इर्द गिर्द, नेक का मतलब गर्दन, सो द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस, कि आपके आसपास की जो चोटियाँ हैं वो जो है एक जो है जेवरात के हाथ की तरह दिखती हैं, कहाँ पर, अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी चोटी के इर्द गिर्द, ओके। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, आप जो है बड़ी वादियों को देखते हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ये आपका इसकी सिफत है वैली की, स्लोपिंग जो कि ढल रही होती हैं, इनटू द डिस्टेंस दूरी में, ओके। सो इसका तर्जुमा करेंगे, बिलो नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, आप जो है बड़ी बड़ी जो है वादियाँ देखते हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो दूर ढल रही होती हैं, ओके। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, सो इट इज़, ये है, एन इनोबलिंग, इनोबलिंग का मतलब होता है शानदार, सरफराज करना, इनोबल का मतलब किसी को शानदार बनाना, सरफराज करना, मुअज़्ज़ज़ करना, और इनरिच का मतलब होता है फलना फूलना, भरा होना, ठीक है। तो कह रहे हैं इट इज़ एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, तो इनोबलिंग या एनरिचिंग एक्सपीरियंस ये पूरे एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दोनों सिफत है किसके, एक्सपीरियंस की, ओके। इट इज़ एन इनेबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, कि ये एक जो है शानदार और उम्दा तजर्बा है, क्या, टू जस्ट लुक डाउन, नीचे देखना, तो गोया कि इट का ताल्लुक टू जस्ट लुक डाउन से है, टू जस्ट लुक डाउन महज नीचे देखना, कहाँ से, फ्रॉम द समिट, चोटी से, ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ की, ये पहाड़ की चोटी से नीचे तरफ देखना, ये बहुत ही उम्दा और अच्छा तजर्बा है। यू बो डाउन, आप झुक जाते हैं, बो डाउन का मतलब सजदा रेज होना, झुकना, एंड मेक योर ओबेसेंस, और आप जो है शुक्रगुजारी करते हैं, आप गर्दन झुका देते हैं, सर खम तस्लीम कर देते हैं, टू व्हिच यूर गॉड यू वर्शिप, उस माबूद के सामने जिसकी आप इबादत करते हैं, विच यूर का मतलब जिस किसी की भी आप इबादत करते हैं, यानी हर एक के माबूद अलग होते हैं, मुसलमान किसी और को मानता है, हिंदू किसी और को मानता है, यानी जो भी है, तो जिस भी खुदा को या जिस भी इलाह को आप मानते हैं या आप इबादत करते हैं, उसकी फरमा बरदारी में आप जो है सर खम तस्लीम कर देते हैं, आप उसके सामने झुक जाते हैं, यहाँ पर ये माना है, ओके। तो ये इसका तर्जुमा, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को हम लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं। आगे कह रहे हैं, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, तो ये आसान सा जुमला है, आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, ऑन एवरेस्ट पहाड़ पर, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की तस्वीर, और रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, आसान सा जुमला है, रावत ने जो है दुर्गा मैया, गॉडेस दुर्गा, हिंदू लोग क्या बोलते हैं, दुर्गा मैया, सो रावत ने दुर्गा मैया की तस्वीर छोड़ी। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुधा, और नाम है फू डोरजी उसने छोड़ा, रेलिक का मतलब असर, या आप मूर्ति कह सकते हैं, या असर कह सकते हैं, या निशान कह सकते हैं, अब बुधा का बुधा, ओके। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न ऑन इन द स्नो, तो इसने एडमंड हिलरी ने हैड बरीड, उसने दफनाया था, क्या, अक्रॉस यानी एक क्रॉस, यानी निशानी होती है ईसाइयों की, कहाँ पर, अंडर अ कैर्न के नीचे, कैर्न क्या है, हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन, यानी पत्थरों चट्टानों का ढेर, यानी इन द स्नो, बर्फ में जो है पत्थरों और चट्टानों के ढेर के नीचे उसने जो है क्रॉस दफना दिया था। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्केस्ट, ये जो है ये फतेह की निशानियां नहीं है, बट ऑफ रिवरेंस,
बल्कि ये एहतराम की, ताज़ीम की निशानियां हैं। यानी वो वहाँ पर जाकर के शुक्रगुजारी की निशानी आप कह सकते हैं। वो शुक्रगुजारी कर रहे थे अपने रब की, जिसकी भी ये पूजा करते थे, कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। ओके, आगे कह रहे हैं द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। आसान सा जुमला है, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड। हैविंग क्लाइम का मतलब चढ़कर, यानी चढ़ने का जो तजर्बा है, कहाँ पर, टू समिट, चोटी पर। तो चोटी पर चढ़ने का जो तजर्बा है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बना और ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी एडवर्ब। चेंजेस यू कम्प्लीटली आपको मुकम्मल तौर पर बदल देता है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीटली एडवर्ब है। आसान सा जुमला है। देयर इज नो अनदर समिट, कोई और चोटी नहीं है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, ये आपका खुद का दिमाग है। इन इंसान के अंदर भी एक चोटी होती है। सो देयर इज अनदर समिट, आई एम सॉरी, आगे कह रहे हैं देयर इज अनदर समिट, एक चोटी और है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो आपके खुद के अंदर है। आसान सा जुमला है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के जहन के अंदर, खुद के दिमाग के अंदर है। यानी इंसान के अंदर भी एक चोटी होती है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। ईच मैन, हर एक आदमी, कैरी का मतलब लादना, लादे हुए होता है विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर, हिज ओन माउंटेन पीक, अपने खुद के पहाड़ की चोटी को। नहीं, जब हर माइंड के अंदर चोटी होगी तो इसका मतलब वो इंसान उसको लादे हुए होगा। सो ईच मैन कैरीज, हर आदमी लादे होता है, लादता नहीं करेंगे, लादे हुए होता है। कैरी का मतलब लादे हुए होता है, तर्जुमा करेंगे। सो ईच मैन इन कैरीज, हर आदमी लादे हुए होता है विद इन हिमसेल्फ, खुद के अंदर, हिज ऑन माउंटेन पीक, अपने पहाड़ की चोटी को। ही मस्ट क्लाइम इट, उसे ज़रूर इस पर चढ़ना चाहिए, उसे ज़रूर इस पर फतेह पाना चाहिए। टू रीच टू अ फुलर नॉलेज, किसके लिए ये मकसद बयान कर रहे हैं, टू रीच, पहुँचने के लिए, कहाँ पर, टू अ फुलर नॉलेज, जो है मुकम्मल जानकारी तक, ऑफ हिमसेल्फ, खुद की। ओके, यानी इंसान को इस पर चढ़ना चाहिए ताकि इंसान खुद को पहचान सके। तो खुद को यहाँ पर जानकारी के बजाय खुद को मुकम्मल तौर पर पहचानने के लिए, रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ का तर्जुमा कर दें अगर आप, खुद को मुकम्मल तौर पर पहचानने के लिए इंसान को इस पर चढ़ना चाहिए, तो अच्छा तर्जुमा हो जाएगा। ओके, आगे कह रहे हैं इट इज़ फियरफुल, ये डरावना है, एंड अनस्केलेबल, और ये नाकाबिले जो है कयास है, यानी इसको जो है इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। स्केलेबल का मतलब चढ़ने के काबिल, यानी इस पर काबू पाना नामुमकिन है, यानी बहुत मुश्किल है। ओके, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, इस पर नहीं चढ़ा जा सकता है, बाय एनीवन एल्स, किसी और के जरिए। यानी आप खुद की चोटी पर खुद ही चढ़ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, ये कह रहे हैं। योर सेल्फ हैव टू डू इट, यू योर सेल्फ, आपको खुद को, हैव टू डू, करना है इट, इसे, यानी खुद आपको ही चढ़ना है इस पर, यानी अपने नफ्स को, अपने दिमाग को, या आपके अंदर की जो चोटी है, इसको खुद चढ़ने का जो काम है ये खुद आपको ही करना है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं हैव टू, हैज टू आपने पढ़ा है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। द फिजिकल एक्ट यानी जिस्मानी काम, किस चीज़ का, ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का काम, जिस्मानी काम, ठीक है। आउटसाइड जो कि बाहर, बाहर का जो पहाड़ होता है, यानी बाहर के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जिस्मानी काम, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन गया, वाज़ेह। अब ये इस हेल्पिंग वर्ब है और ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। तो बाहर मौजूद पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जो जिस्मानी काम है, इज़ेकिन, ये बिल्कुल मुशाबे है, एक जैसा ही है, किसके, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, खुद के पहाड़ पर चढ़ने के में जो मुश्किल जो है, जिस्मानी या बाहरी या फिजिकली जो पहाड़ होता है उस पर चढ़ने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, सेम वही मामला खुद के अंदर जो पहाड़ है उस पर चढ़ने का भी है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, कि द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स यानी दोनों जगह पर चढ़ने का जो असर है, यानी क्लाइम्स का मतलब दोनों चढ़ने का असर, यानी दोनों जगहों पर चढ़ने का जो असर है,
लफ्जी तर्जुमा होगा कि दोनों चढ़ने का असर, यानी कि दोनों जगहों पर चढ़ने का असर आप करेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स, दोनों जगहों पर चढ़ने का असर या दोनों जगहों पर फतह पाने का असर आर द सेम, ये एक जैसे हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, और क्लाइम विल सर्टनली चेंज यू। कह रहे हैं कि वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज, चाहे द माउंटेन वो पहाड़, यू क्लाइम जिस पे आप चढ़ते हैं, ठीक है। सो आया द माउंटेन, आया वो पहाड़ी, यू क्लाइम जिस पे आप चढ़ते हैं, इज फिजिकल वो जिस्मानी हो, और इमोशनल या जज्बाती हो, एंड स्पिरिचुअल और रूहानी हो, यानी कोई भी पहाड़ हो जिस पे आप चढ़ रहे होते हैं। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, लेकिन चढ़ना या फतेह पाना, गालिब आना, ये सर्टेनली का मतलब यकीनी तौर पर आपको बदल देगा, ठीक है। तो कोई भी पहाड़ी हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, अगर आप उस पर चढ़ जाते हैं, उस पर गालिब आ जाते हैं, तो ये चीज़ यानी आपका चढ़ना या आपका ये काम आपको मुकम्मल तौर पर, यकीनी तौर पर बदल देगा। कह रहे हैं इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। इट टीचेज यू, आपको सिखाता है, आपको बताता है, आपको तालीम देता है, मच बहुत ज़्यादा, अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में, एंड अबाउट योर सेल्फ और आपके खुद के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पैराग्राफ का ये तर्जुमा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं और आगे क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। आगे कह रहे हैं आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स और डेल्स रेजुलेटली। आई वेंचर टू थिंक, वेंचर का मतलब होता है भारी काम करना, खुद को खतरे में डालना। ओके, तो आई वेंचर टू थिंक आप कह सकते हैं कि मैं जसारत कर रहा हूँ ये सोचने की। आई वेंचर, मैं जसारत कर रहा हूँ, टू थिंक सोचने की, डैट की माई एक्सपीरियंस की मेरा जो तजर्बा है, एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्टर के तौर पर। एवरेस्टर का मतलब होगा जो एवरेस्ट पहाड़ी पर चढ़ा होता है उसको बोलते हैं। अब ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। हैज़ प्रोवाइडेड मी, इसने मुझे जो है फराहम किया, मुझे दिया है, विद द इंस्पिरेशन, जज्बात को, एहसासात को, हौसलों को, ठीक है। सो आई वेंचर टू थिंक, मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, ये यकीनी तौर पर कह रहा हूँ, डैट की माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, कि एवरेस्टर के तौर पर मेरा जो खुद का तजर्बा है, हैज़ प्रोवाइडेड मी, इसने मुझे अता किया है, विद द इंस्पिरेशन, हौसलों को, इसलिए टू फेस लाइफ्स ऑर्डिल्स रेजोल्यूटली। ऑर्डिल का मतलब मुश्किलात, मसाइब, आफत, और रेजोल्यूटली का मतलब होगा दिलेराना तौर पर, मजबूती के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ओके, तो ज़िंदगी में जो आने वाली परेशानियाँ हैं उनका मुकाबला करने का, फेस का मतलब मुकाबला करना, ज़िंदगी की परेशानियों का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनका मुकाबला करने के लिए मुझे हौसला दिया है मेरे इस तजुर्बे ने। यहाँ पर ये तर्जुमा हुआ। ओके, सो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूँ, ये यकीनी तौर पर कह रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो है एवरेस्ट पहाड़ पर या एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का जो तजर्बा है, इससे मुझे हौसला मिला है। यहाँ पर हैज़ प्रोवाइडेड का तर्जुमा कर दें, मुझे फराहम किया के बजाय आप क्या कहें, हैज़ प्रोवाइडेड मी, मुझे हौसला मिला है किस चीज़ का, टू फेस लाइफ्स ऑर्डिल्स और रेजोल्यूटली, ज़िंदगी की मुश्किलात का मुस्तकिल मिजाजी के साथ, मजबूती के साथ, पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला करने का। ठीक, ये माना हुआ। कह रहे क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। आसान सा जुमला है, क्लाइंबिंग द माउंटेन यानी माउंटेन पर चढ़ना, वॉज ये था, वर्थ वाइल एक्सपीरियंस एक कारआमद यानी एक मुफीद तजर्बा। ओके, सो क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, कि जो है पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेन पर चढ़ना, ये जो है बहुत कारआमद तजर्बा था। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। सो कह रहे हैं कि द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट यानी अंदर की जो चोटी होती है उसको फतेह करना, इस वो है क्या, वर्थ वाइल, कारआमद, नफा बख्श, कीमती, इक्वली, बराबर बराबर। यानी जिस तरह से आपका पहाड़ पर चढ़ना काफ़ी कारआमद चीज़ है, तजर्बा है, उसी तरह से ख़ुद को काबू में रखना,
अपने नफ्स को काबू में रखना, ये भी बिल्कुल बराबर है, यानी दोनों सेम हैं। कह रहे हैं कि द इंटरनल समिट्स आर हायर देन एवरेस्ट। ये परहैप्स जुमले मोतरज़ा या लफ्ज़ मोतरज़ा कह सकते हैं कि द इंटरनल समिट्स आर, कि अंदर की जो चोटियाँ हैं, हायर वो कहीं ज़्यादा ऊंची हैं, देन एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी से परहैप्स शायद। ओके, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसको हम तर्जुमे में लाएंगे, इसको हम बोलेंगे तो कहेंगे द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, कि अंदर की जो चोटियाँ हैं वो शायद की, क्या कहेंगे कि जो अंदर की चोटियाँ वो शायद की जो है माउंट एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट की जो चोटी है उससे कहीं ज़्यादा बुलंद और बाला हैं, यानी उन पर काबू पाना कहीं ज़्यादा मुश्किल है, हमें कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी बिलमुकाबिल कि हम फिज़िकली तौर पर पहाड़ पर चढ़ें एवरेस्ट की चोटी पर। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया है कि जो है इंसान को अपने आप पर काबू पाना भी एक बड़ा चैलेंज है, इसको काबू में रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए और ख़ुद पर काबू पाना चाहिए इंसान को। और ये उतना ही मुश्किल है जितना कि आप जिस्मानी तौर पर किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो। तो उन्होंने इस ख्याल को इस पूरे लेसन में पेश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। अब अगर आप फिर से इसका तर्जुमा खुद से करें तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या माना है। ओके, तो आपकी भलाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप खुद से पढ़ कर आएँ, गलती होगी आपसे कोई मसला नहीं है। फिर आप हमारे साथ जब इसको दोहरा लें तो उसके बाद भी आप खुद से एक बार फिर से पढ़ें, तब इंशाल्लाह आपका जहन खुलेगा। तब आप जो है मुश्किल से मुश्किल लिटरेचर पढ़ लेंगे, अदब पढ़ लेंगे अंग्रेज़ी ज़ुबान में, और फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ।